जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक अकादमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्शन सिस्टम को हिंदी में जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। इस जनन तंत्र में हम दो प्रकार के जनन को पढ़ते हैं। पहला होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। इससे पहले वाले वीडियो में हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हमको लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें नर व मादा की आवश्यकता होती है, और जनन उसे कहते हैं कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने की क्रिया को हम जनन कहते हैं। इस लैंगिक जनन में हमको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना होता है। हम इसको आज ऐसे पढ़ेंगे एक पूरी कहानी की फॉर्म में, ताकि हमको आजीवन याद रहे। तो नर जनन तंत्र का जो विकास होता है 15 से 18 वर्ष की आयु तक इसका विकास हो जाता है, और मादा जनन तंत्र का विकास 11 से 14 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से परिपक्वता हो जाती है, अर्थात इसका विकास पूर्ण हो जाता है। तो नर जनन तंत्र में सबसे पहले हमको वृषण के बारे में पढ़ना होता है। वृषण जो होता है, पुरुषों में एक जोड़ी पाई जाती है। एक जोड़ी का मतलब होता है कि संख्या में दो, नहीं कहते हैं जोड़ी में यानी संख्या में दो। इस वृषण का मुख्य कार्य होता है स्पर्म का निर्माण करना। और स्पर्म का जो ही ये निर्माण किया, तो इसमें एक समस्या आ गई कि स्पर्म जो है हमारे बॉडी के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम सेल्सियस में जिंदा रह सकता है। तब तो समस्या फंस गई। तो समस्या जैसी फंसी तो भगवान ने क्या किया, इस वृषण को बाहर लटका दिया। इस वृषण को बाहर कर दिया, इस वृषण को हमारे बॉडी से बाहर कर दिया, ताकि स्पर्म जिंदा रह सके। अब ये हो गई वृषण की कहानी। और वृषण जैसे स्पर्म बनाता है, तो उस मैथुन की क्रिया में यानी सेक्स की क्रिया में स्पर्म को कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए, ताकि ये पहुंच सके, कि स्पर्म जो पहुंच सके हमारे सीसन तक। ठीक है, तो इस रास्ते को यानी इस नस को जो नाम है, इसका नाम है शुक्रवाहिनियाँ। शुक्रवाहिनियों की लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर तक होती है। इस शुक्रवाहिनियाँ क्या करता है कि हमारे इस स्पर्म को यहाँ से और यहाँ तक जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात पहुँचाने का कार्य करता है। तो यहाँ से निकलता हमारा स्पर्म और शुक्रवाहिनियों के रास्ते से चल देता है। शुक्रवाहिनियों के रास्ते से आगे चलते चलते आता है, तो फिर यहाँ पे जुड़ा रहता है हमारा शुक्राशय। और शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, जो कि हल्के पीला क्षारीय पदार्थ को मिला देती है हमारे स्पर्म में, ताकि स्पर्म की गति में सहायक हो सके, स्पर्म की गति तेज हो सके। फिर स्पर्म आगे बढ़ते हुए इस शुक्रवाहिनियों में आगे चला आता है, तब वो देखता है कि यहाँ पे क्या आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि एक दरवाज़ा है, जो कि दरवाज़ा एक है। जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिस देखे होंगे आप लोग, कि ट्रैफिक पुलिस ऐसे को रोकता है तो दूसरे को जाने देता है। उसी प्रकार ही यहाँ पे 2 पाइप आके जुड़ी हुई है। एक रास्ते से मूत्र आता है और दूसरे रास्ते से स्पर्म आता है, और बीच में रोक के कौन रखता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। जब इस मूत्र वाले पाइप को रोकेगा तो यहाँ से स्पर्म आगे आएगा, अर्थात स्पर्म इससे बाहर निकलेगा। अगर इस स्पर्म वाले पाइप को रोकेगा तो फिर मूत्र बाहर आएगा। ये हो गई प्रोस्टेट ग्रंथि की कार्य। और प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में अगर हम ज़्यादा हस्तमैथुन कर देते हैं, तो यही प्रोस्टेट ग्रंथि खराब हो जाती है, जो कि स्पर्म को रोक नहीं पाती है, और रात में हमारा नाइट फॉल हो जाता है, जो कि ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हस्तमैथुन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये हो गई। और यहाँ से स्पर्म बाहर निकलता है। क्या एक स्पर्म बाहर निकलता है? नहीं, एक बार सेक्स की क्रिया में कम से कम 5 से 7 ml स्पर्म बाहर निकलते हैं। और 5 से 7 ml स्पर्म की अगर संख्या में काउंट करें तो 20 लाख स्पर्म बाहर निकलते हैं। 20 लाख स्पर्म बाहर निकलते हैं। और ये स्पर्म यानी जो सीसन होता है, अब सीसन कुछ नहीं होता। सीसन एक बात मार्ग है। क्या है? एक मार्ग है, जो स्पर्म को महिला के मतलब अंदर छोड़ देता है, ना कि योनि में स्पर्म को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। और जो ये मार्ग है यानी जो सीसन है, ये एक पेशीय होता है, बेलनाकार पेशीय होता है, जो कि रुधिर और पेशियों से मिलके बना होता है। सिर्फ ये कि मार्ग है जो कि स्पर्म को पहुंचाने का कार्य करता है।
ठीक है। अब मादा जनन तंत्र के बारे में, मादा जनन तंत्र की दो फिगर आप देख रहे हैं, ये हो गई बाहरी जननांग, ये हो गई आंतरिक जनन तंत्र। ठीक है, आंतरिक जनन तंत्र। बाहरी जननांग में आप देख सकते हैं कि नीचे जो होता है गुदा द्वार होता है जिससे मल त्यागते हैं, जिसे मल त्यागते हैं। ठीक, जस्ट इसके ऊपर योनि होती है और योनि की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। योनि के जस्ट ऊपर बाल पाए जाते हैं जिसको हम प्राइवेट हेयर या हेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाल पाए जाते हैं। इस योनि में, योनि जो होती है 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नली के समान है। 7 से 10 सेंटीमीटर एक नलिका के समान है। ठीक है, इस योनि में 2 छिद्र पाए जाते हैं। इस पहले छिद्र का नाम है बाह्य मूत्र छिद्र और दूसरे का योनि द्वार के नाम से जानते हैं। इस योनि में 2 ओठ पाए जाते हैं, एक होता है बाहरी ओठ और दूसरा होता है आंतरिक ओठ, दूसरा होता है आंतरिक ओठ। और जस्ट इसके ऊपर वाले हिस्से को हम भाग शेफ के नाम से जानते हैं, जो कि एक्साइटमेंट पॉइंट होता है, जिसको टच करने से महिला आकर्षित होती है, अर्थात एक्साइटमेंट बढ़ता है। ठीक है, ये हो गई बाहरी संरचना। और इस योनि द्वार में जो हमारा पेनिस होता है जो इंटरकोर्स करता है और इस स्पर्म को यहाँ छोड़ देता है। अब इसमें से ये होगी महिला की आंतरिक भाग, ये होगी महिला की आंतरिक भाग, ये होगा योनि और यहाँ पे आ जाता है हमारा स्पर्म। और स्पर्म इसमें आके फिर 2 भागों में यानी 2 हिस्सों में बट जाता है, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनियों के नाम से जानते हैं। और अंडवाहिनियों में स्पर्म बट जाता है और इस अंडवाहिनियों में स्पर्म बढ़ जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब के आगे जस्ट बढ़ेंगे तो एक झल्लादार क्रीप होता है और इससे अंडाशय जुड़ा होता है, इससे अंडाशय जुड़ा होता है, दोनों तरफ होता है, अर्थात 2 अंडाशय होता है और जोड़ी में 1 जोड़ी। ये अंडाशय क्या करता है, अंडाशय अंडे का निर्माण करता है। अंडाशय क्या करता है, अंडे का निर्माण करता है। अच्छा, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो निषेचन की क्रिया होती है क्या अंडाशय में होती है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये केवल अंडे का निर्माण करके और कहाँ भेज देता है, तो फैलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनियों में भेज देता है। अंडवाहिनियों में अंडा आके तब तक वेट करते रहता है जब तक स्पर्म ना आ जाए। अगर स्पर्म नहीं आता है तो यही अंडा खराब होके इस रास्ते से बाहर निकल जाता है, जिसे हम पीरियड बोलते हैं। इससे बाद हम पीरियड के बारे में अच्छे से पूरी वीडियो बना के दे देंगे आपको। ठीक है, फिलहाल आप इसमें समझने में फोकस रखिए। तो निषेचन क्रिया किस में होती है, तो अंडवाहिनियों में निषेचन की क्रिया होती है और जस्ट इसके नीचे होता है गर्भाशय, इसी में बच्चा पलता है। बच्चा पलता है किसमें, गर्भाशय में अर्थात यूट्रस में। अब निषेचन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कि अंडवाहिनियों में निषेचन और दूसरा निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। वो कैसे, मान लीजिए किसी भी प्रकार से एक महिला का एक अंडा मिल जाए और पुरुष का एक स्पर्म मिल जाए। ठीक है, उसको एक फैलोपियन ट्यूब में इसकी निषेचन करा के और किसी, या तो इसकी जिसका अंडा है उसी महिला के अंदर डाल दिया जाए अर्थात उसके यूट्रस में डाल दिया जाए, और नहीं तो किसी दूसरे महिला के यूट्रस में डाल दिया जाए, तब तक केवल बच्चा पलने के लिए, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, उसको बोलते हैं सरोगेट मदर। और इस प्रोसेस को सरोगेसी के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर ये प्रोसेस एक्ट्रेस लोग यूज करती हैं कि ताकि उनका फिटनेस ना खराब हो जाए। ठीक है, किसी के मतलब कहने का मतलब किसी का गर्भाशय रेंट पे लेना अर्थात भाड़े पे लेना क्या कहलाता है, सरोगेसी। ठीक है, इस प्रोसेस का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा और इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। इसकी हानियाँ ये है कि मान लीजिए कि ये जो बच्चा जो पल रहा था वो किसी दूसरे का है, किसी दूसरे के गर्भाशय में पल रहा है, लेकिन जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हो सकता है लंगड़ा, अंधा, लूला कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद माता और पिता इनके जो रियल में इनके माता पिता हैं वो लेने से इनकार कर देते हैं, तो फिर ये महिला क्या करेगी। इसीलिए ये इसकी कुछ यही हानियां हैं। ठीक है, अब एक स्पर्म और एक अंडे के बारे में समझ लेते हैं। एक देखिए, निषेचन उसे कहते हैं कि एक स्पर्म और एक अंडे का मिल जाना ही निषेचन कहलाता है। एक अंडा और एक स्पर्म का मिल जाना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। 20 लाख में से केवल एक ही स्पर्म इस अंडे में फर्टिलाइज होते हैं, जिसे हम निषेचन के नाम से जानते हैं। इसे नर युग्मक और मादा युग्मक का मिल जाना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है।
अब इस एक स्पर्म के बारे में समझ लेते हैं। स्पर्म को हम 3 भागों में बांटते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं सिर, और बीच वाले को बोलते हैं ग्रीवा, और अंतिम वाले को बोलते हैं पूंछ। इसे सिर में एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि 23 जोड़े होते हैं, और इसी में बीच में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और इसी में एंजाइम पाए जाते हैं जो कि इस बाहरी रेडियोएक्टिव कोरोना को, इस आवरण को घोलने का कार्य करते हैं। बीच में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि इस स्पर्म को ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। और अंतिम में क्या होती है? एक अच्छी तंतु पाई जाती है जो स्पर्म को तैराने में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद इसे आगे 3D एनिमेशन में आप लोग समझ सकते हैं।